हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसके पहले के अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कस्य प्रत्याहारस्य वारद्वयं पाठः कृतः अस्ति? अड़ इड़ उभयो न कोऽपि। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। किस प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया जाता है? तो किस प्रत्याहार का? अण प्रत्याहार का। यानी अण प्रत्याहार जो है यह 2 बार आता है। एक अण प्रत्याहार होता है, इसमें 3 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ये 3 वर्ण होते हैं। और एक प्रत्याहार होता है, इसमें 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ओ और हा, या, व, र, ल। ये 14 वर्ण होते हैं। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस प्रत्याहार को 2 बार पढ़ा जाता है? तो अण प्रत्याहार को। एक अण प्रत्याहार में 3 वर्ण होंगे, आ, ई, उ, और एक अण प्रत्याहार में 14 वर्ण होंगे। तो सभी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, द्वयोः रात्र्योः समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। द्वयोः रात्र्योः समाहारः, इसका समस्त पद है द्वयरात्राः, द्वयरात्रम, द्विरात्राः या द्विरात्रम। बताइए इसका समस्त पद क्या होगा? तो क्या होगा? द्विरात्रम। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसमें समास कौन सा है? कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो ध्यान रखिएगा, समास भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी। समास कौन सा है? द्विगु समास, संख्या पूर्वो दिगु। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णोदनम इत्यस्य संधि विच्छेदा अस्ति। उष्णोदनम, इसका संधि विच्छेद है उष्ण प्लस ओदनम, उष्ण प्लस ओदनम, उष्ण प्लस ओदनम, उष्णः प्लस ओदनम। बताइए इसका संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है उष्ण प्लस ओदनम। ऑप्शन सी सही आंसर है। उष्ण होता है, यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ भी लिखा गया है। कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और जो शब्द है उसे भी ध्यान से देखिएगा कैसे शुद्ध होता है। इसी तरह के ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा सही है? छोटा ऊ जहाँ पर है उष्ण, उष्ण प्लस ओदनम मिलाकर बना है उष्णोदनम। तो यहाँ पर संधि कौन सी हुई है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, संगति पदे उपसर्गा अस्ति। संगति पद में उपसर्ग है। स उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, संग उपसर्ग है या सम उपसर्ग है। बताइए इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही आंसर है। सम उपसर्ग जो होगा वह हलंत वाला होगा। देखिए डी वाले में हलंत नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा शब्दों को। ऑप्शन बी सही है। किस किस से मिलकर बना है यह पद? सम उपसर्ग है, गम धातु है, गम धातु है और इक्तिन प्रत्यय है। इन तीनों से मिलाकर बना है संगति ही। सम उपसर्ग, गम धातु, इक्तिन प्रत्यय से मिलाकर बना है संगति पद। ध्यान रखिएगा। उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं? प्रा, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वियांग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप।
ध्यान रखिएगा, सभी उपसर्गों को इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखिए। प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्दस्य प्रयोगा नास्ति। किस वाक्य में अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं है। चंद्रः सायं उदयति, प्रातः सूर्यः उदयति, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, अहम गृहं गमिष्यामि। बताइए इनमें से किस वाक्य में अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं है। तो किस में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। अहम गृहं गमिष्यामि, इसमें जो है अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं है। इसमें यह सर्वनाम है और यह क्या है, यह कर्म है और यह क्या है, क्रिया है। तो इसमें कहीं पर अव्यय शब्द नहीं है। चंद्रः सायं उदयति, इसमें सायं जो है यह अव्यय शब्द है। प्रातः सूर्य उदयति, यहाँ पर प्रातः अव्यय शब्द है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, यहाँ पर सर्वत्र अव्यय शब्द है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी में कोई अव्यय शब्द नहीं है। अगला देखिए। गवाम गोषु वा कृष्णाम बहुक्षीरा, रेखांकित पदयोः विभक्ति विधायकम सूत्रम। यानी यहाँ पर गवाम गोषु में कौन सी विभक्ति है, यही रेखांकित पद है। रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है। गवाम गोषु में बताइए कौन सा सूत्र लगा है। षष्ठी शेषे लगा है, हेतु लगा है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम लगा है, या यतश्च निर्धारणम लगा है। बताइए इस वाक्य में कौन सी विभक्ति विधायक सूत्र लगा है। तो यतश्च निर्धारणम से यहाँ पर यह अनुवाद हुआ है। गवाम गोषु वा कृष्णाम बहुक्षीरा, यतश्च निर्धारणम सूत्र में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों होती है। कौन कौन सी होती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। यानी जहाँ पर किसी समुदाय से किसी एक को अलग करके निर्धारित किया जाए, वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। सूत्र कौन सा होता है, यतश्च निर्धारणम सूत्र। यहाँ गवाम में षष्ठी है और गोषु में सप्तमी है। यानी गायों में काली गाय बहुत दूध देती है, ये इसका हिंदी अर्थ होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। शुद्धम वाक्यम चिनुत, तत्र द्वय मित्रो अवस्थाम, तत्र द्वौ मित्रो अवस्थाम, तत्र द्वे मित्रे अवस्थाम, तत्र द्वौ मित्रो अवसन। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी जो है यह शुद्ध वाक्य है। मित्र जो है यह नपुंसक लिंग है, ध्यान रखिएगा, मित्र नपुंसक लिंग है। तो इसका रूप कैसे चलेगा, मित्रम, मित्रम, मित्रे, मित्रे, मित्राणि। तो यहाँ दो के लिए क्या होगा, मित्रे होगा, जैसा कि यहाँ पर इसके रूप में है, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पर अशुद्धि थी, ध्यान रखिएगा। तत्र द्वय मित्रे अवस्थाम, यानी वहाँ दो मित्र रहते थे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अश्वः मार्गे धावति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अश्वः मार्गे धावति, यानी घोड़ा मार्ग में दौड़ता है, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए, क्या होगा। अश्वेन मार्गेण धाव्यते, अश्वेन मार्गे धाव्यन्ते, अश्वेन मार्गम धाव्यते, अश्वेन मार्गे धाव्यते। बताइए इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा। इसका वाच्य परिवर्तन होगा ऑप्शन डी, डी वाला सही होगा। यहाँ पर यह भाववाच्य है, भाववाच्य में इसका परिवर्तन करना है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं लगा है। यहाँ पर मार्ग में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है ना, सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ है, कर्म तो हुआ नहीं है, इसलिए इसका वाच्य परिवर्तन भाववाच्य में होगा। तो भाववाच्य में कर्म से कोई मतलब नहीं रहता। तो भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीया हो जाएगी। यहाँ पर कर्ता में तृतीया हो गई है, अश्वेन हो गया है।
मार्ग से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अधिकरण में है यानी सप्तमी विभक्ति में है, तो ये ऐसे ही रहेगा और धाव्यते होगा। भाववाच्य में क्रिया जो होती है वह सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। भाववाच्य में क्रिया जो रहेगी वह सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में सदैव रहेगी भाववाच्य में क्रिया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, त्वम शब्दस्य मूल रूपम किम युष्मद् तद् यद् अस्मद्। त्वम शब्द का मूल रूप क्या है? त्वम शब्द का मूल रूप है युष्मद्। ऑप्शन ए सही आंसर है। अस्मद् के लिए क्या होता है? अहम होता है, अहम आवाम वयम। तद के लिए क्या होता है? सा होता है, सा तौ ते। यद के लिए क्या होगा? यह होगा, यह यौ ये। ध्यान रखिएगा सभी को, यहाँ पर त्वम का पूछा गया है तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्यायाः सन्ति। अष्टाध्यायी इस आचार्य पाणिनि के ग्रंथ में अध्याय हैं कितने? सप्त यानी 7, सपाद सप्त यानी 7.5। कितने? सपाद सप्त का मतलब होगा 7.5। 10 यानी 10, अष्ट यानी 8। बताइए पाणिनि जी के अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोदत्तेषु सवर्ण संज्ञा नास्ति। इनमें से किसकी सवर्ण संज्ञा नहीं है? अ की, ई की, ऋ की या ए की? बताइए इनमें से किसकी सवर्ण संज्ञा नहीं है? तो ए की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी की सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यास्य 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 प्रयत्नम प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से यहाँ पर सवर्ण संज्ञा इन दो में हुई है, आ में हुई है और ई में हुई है। री में हुई है सवर्ण संज्ञा, किस वार्तिक से हुई है यहाँ पर? तो किस वार्तिक से हुई है? रील वर्ण्यो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक से रील में सवर्ण संज्ञा हुई है। बाकी आ में और ई में तुल्यास्य प्रयत्नम से सवर्ण संज्ञा हुई है। रील में रील वर्ण्यो हो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक से रील वर्ण में आपस में सवर्ण संज्ञा हुई है, ध्यान रखिएगा। सवर्ण संज्ञा नहीं हुई है किसकी? ऑप्शन डी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इति उदाहरणम् अस्ति। वसंत तिलकायाः मंदाक्रांतायाः शार्दूल विक्रीडितस्य स्रग्धारायाः। बताइए यानी इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो किसका प्रयोग हुआ है? मंदाक्रांता का प्रयोग हुआ है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इस पंक्ति में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? मेघदूत से ली गई है, मेघदूत ग्रंथ से ली गई है। यह ग्रंथ किसका है? कालिदास का है, कालिदास का है, ध्यान रखिएगा। महाकवि कालिदास के मेघदूत ग्रंथ से इस पंक्ति को लिया गया है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इसमें छंद है मंदाक्रांता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भू धातोः लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम रूपम किम। भू धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है? अभवन, अभवताम, अभवम या अभूत। बताइए क्या है? तो अभवताम है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभवन जो है यह प्रथम पुरुष लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा। अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, इस तरह बनेगा। और ये जो अभवम है यह बनेगा लंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में।
अभवम बनेगा लंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में, अभवन बनेगा लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में, और लंग लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा अभवताम, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुष्टुप छंदसि प्रतिचरणम वर्णोः भवन्ति। अनुष्टुप छंद के प्रतिचरण में वर्ण होते हैं सप्तदश यानी 17, द्वाविंशत यानी 22, एकोनविंशति यानी 19, अष्ट यानी 8। बताइए अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 8 वर्ण होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गतवान पदे प्रत्ययः अस्ति। गतवान पद में प्रत्यय है, कौन सा है? अक्त है, अक्तवतु है, शानच है या तव्यत है? बताइए गतवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्तवतु है। ऑप्शन बी सही आंसर है। गम धातु और अक्तवतु प्रत्यय मिलाकर बना है गतवान पद, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इति पुस्तकम केन लिखितम। एजुकेशनल साइकोलॉजी यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? टाइडमैन वर्णेन, सिगमंड फ्रायड वर्णेन, थॉर्नडाइक वर्णेन या स्पीयरमैन वर्णेन? बताइए एजुकेशनल साइकोलॉजी यह पुस्तक किसकी है? तो थॉर्नडाइक महोदय की है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, पावलोव महोदयेन शास्त्रीय अनुबंधनस्य प्रयोगः सर्वप्रथम परीक्षणं कस्मिन् कृतम्। पावलोव महोदय ने शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग का सर्वप्रथम परीक्षण किस पर किया था? शनुके, बिडाले, कपोते या भूस के? बताइए यानी पावलोव महोदय ने अपना परीक्षण किस पर किया था? किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? शनुके। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षायां प्रवेश समय अध्यापकानां स्वभावः भवेत्। कक्षा में प्रवेश के समय अध्यापक का स्वभाव होना चाहिए विचारग्रस्त, प्रसन्न, दुखी या गंभीर? बताइए कक्षा में प्रवेश के समय अध्यापक का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो प्रसन्न होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षायाः मुख्यांग वर्तते। शिक्षकः, छात्राः, पुस्तकम, विद्यालयः? शिक्षा का मुख्य अंग है, कौन है शिक्षा का मुख्य अंग? तो छात्र है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रेभ्यः बेसिक शिक्षा प्रदेया इति केन उक्तम। छात्रों को बेसिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यह किसकी उक्ति है? राधा कृष्णन महोदयन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोरेन या विवेकानंदेन? बताइए छात्रों को बेसिक शिक्षा देनी चाहिए, यह उक्ति किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। बेसिक शिक्षा प्रणाली के बारे में महात्मा गांधी ने विचार व्यक्त किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा कस्य परिवारस्य भाषा विद्यते? तिब्बत-वर्मी परिवारस्य, द्राविड़ परिवारस्य, पाश्चात्य परिवारस्य या भारोपीय परिवारस्य? संस्कृत भाषा किस परिवार की भाषा है? बताइए किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है संस्कृत भाषा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृतम अस्ति विश्लेषणात्मक भाषा, विवक्षणात्मक भाषा, संरचनात्मक भाषा या संश्लेषणात्मक भाषा? बताइए संस्कृत है, कैसी भाषा है संस्कृत? तो संश्लेषणात्मक भाषा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षणस्य किं मुख्योद्देश्यम्? छात्राणां कौशल विकासः, अवबोधात्मक कौशलानां आकलनम, उच्चारण संशोधनम या पाठ स्मरणार्थम? बताइए व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्चारण संशोधन है। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है उच्चारण में शुद्धता लाना। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षणस्य विधिर्नास्ति अव्याकृता विधि, परायण विधि, परिभाषा विधि या निगमना विधि? बताइए
व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। इनमें से कौन सी है जो व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? तो परिभाषा विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फिर यह किसकी विधि है? गद्य शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है? गद्य शिक्षण की विधि है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों विधियां व्याकरण शिक्षण की हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च कस्य उद्देश्यम अस्ति? पद्यस्य, गद्यस्य, अनुवादस्य या नाटकस्य? गहन अभिव्यक्ति किसका उद्देश्य है? बताइए। गहन अभिव्यक्ति है गद्य का उद्देश्य। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पद्य शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। पद्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा ज्ञानम, संस्काराः, रसानुभूति या द्विभाषा ज्ञानम। बताइए पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? रसानुभूति है पद्य शिक्षण का उद्देश्य। ऑप्शन सी सही आंसर है। द्विभाषा ज्ञान किसका उद्देश्य है? अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। और संस्कार किसका उद्देश्य है? नाटक शिक्षण का उद्देश्य है संस्कार। भाषा ज्ञान किसका उद्देश्य है? यह उद्देश्य है व्याकरण शिक्षण का। किसका है? व्याकरण शिक्षण का। भाषा ज्ञान व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, संस्कार नाटक शिक्षण का उद्देश्य है और द्विभाषा ज्ञान अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति, जो कि हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पद्य शिक्षणस्य विधिरस्ति। पद्य शिक्षण की विधि है खंडान्वय विधि, समीक्षा विधि, भाष्य विधि या सर्वे। बताइए पद्य शिक्षण की कौन सी विधि है? तो ये सभी विधियां हैं पद्य शिक्षण की। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पद्य शिक्षण की मुख्य कितनी विधियां हैं? 9 विधियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षायाः प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत्? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? धनोपार्जनम, सर्वांगीण विकासः, स्वार्थ साधनम या सर्वत्र भ्रमणम। बताइए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सर्वांगीण विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। लेखन कौशल विकास समग्रे शिक्षका मुख्यतया अवधारयेत्। लेखन कौशल विकास के समय शिक्षक को मुख्यतः आधारित होना चाहिए। काल मर्यादाम, सुंदर हस्ताक्षरम, व्याकरणम या भावाभिव्यक्तिम। बताइए लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्यतः आधारित होना चाहिए भावाभिव्यक्ति पर। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अधस्तनेषु के त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। इनमें से किसने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति दी है? बताइए किसने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति दी है? भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग या हंटर आयोग। इनमें से किसने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति दी है? तो कोठारी आयोग ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। कोठारी आयोग आया कब था? 1964 में आया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जलम इति पदस्य पर्यायो भवति। यह क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। जल इस पद का पर्याय होता है समीपम, दुग्धम, नीरम या दूरम। इनमें से इसका कौन सा सही आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।